नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, वैसे तो हमारे एंकर हर विषय का विशेषज्ञ होने के दंभ से भरे होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पेचीदा मसला आता है तो वे लड़खड़ाने लगते हैं। उनके अंदर का अज्ञान प्रकट होने लगता है, जैसे कि अभी राजस्थान में राजनीतिक संकट के दौरान हमको देखने को मिला। आज मीडिया वॉच में हम इसकी पड़ताल करने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना का मामला चलाए जाने के मामले में मीडिया का रुख क्या है और कैसे है। इसके अलावा गोदी मीडिया खबरों को गायब करके पक्षपात कैसे बरतता है, हम इसकी भी गहराई से पड़ताल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। दोस्तों, हमारे कुछ एंकर तो बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं समझते हैं चीज़ों की पेचीदगियों को, लेकिन बहुत सारे एंकर हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपना काम चलाते हैं या सोशल मीडिया में जो खबरें उपलब्ध होती हैं, जानकारी उपलब्ध होती है, उसी के बल पर अपना जलवा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसी पेचीदगी वाले मसले आते हैं तब वो उलझ जाते हैं। जैसा कि हमने राजस्थान में जो सरकार संकट चल रहा है उसके दौरान देखा कि कैसे एंकर छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होना चाहिए। हाई कोर्ट में अगर मामला गया है तो हाई कोर्ट की भूमिका क्या है। विधानसभा अध्यक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। राज्यपाल अगर सत्र नहीं बुला रहे हैं तो क्यों नहीं बुला रहे हैं। और अशोक गहलोत सरकार को अगर बर्खास्त नहीं किया जा रहा है तो इसकी क्या वजह है। तो इन तमाम चीज़ें उनके दिमाग में स्पष्ट नहीं है, इसलिए बार बार वो गफलत करते हैं। अब देखिए कि दल बदल कानून के बारे में भी उनके दिमाग में कई तरह की पेचीदगियां बनी हुई हैं, उलझनें बनी हुई हैं कि जैसे 2/3 अगर विधायक आपके साथ नहीं हैं तो आपका दल बदल वैध नहीं माना जा सकता है, उसमें आपकी सदस्यता जा सकती है। जबकि कुछ चैनलों के एंकर लगातार ये दोहराए जा रहे थे कि जब सचिन पायलट के पास 30 विधायक हैं तो फिर उन्हें सरकार बनाने का क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए। और अशोक गहलोत की सरकार तो अल्पमत में आ गई, उसके पास तो 101 विधायक रह ही नहीं गए हैं। हालांकि ये विधायकों की संख्या कभी स्पष्ट नहीं हुई थी, ये क्लेम था सचिन पायलट का, लेकिन उस क्लेम को ही बहुत सारे एंकर सही मान रहे थे और उसकी संख्या को बीजेपी के विधायकों की संख्या से जोड़कर उनका बहुमत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक जो नासमझी है वो बार बार हमको चैनलों में देखने को मिल रही थी। फिर हमने देखा कि जब मसला विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नोटिस देने का आया बागी विधायकों को और बागी विधायक हाई कोर्ट में चले गए, तब भी वो उलझन में पड़ गए कि आखिरकार इस मामले में हाई कोर्ट की क्या भूमिका है। विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस दिए हैं तो उसको हाई कोर्ट क्यों रोक रहा है, हाई कोर्ट के अधिकार क्या हैं और विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्या हैं। हाई कोर्ट ने अगर रोक दिया है तो विधानसभा अध्यक्ष को आपत्ति क्यों हो रही है और वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लेकर क्यों जा रहे हैं कि मेरे ये अधिकार सुनिश्चित किए जाएं जो मुझे मिले हैं संविधान के तहत। ये सारी उलझनें उनके दिमाग में बनी हुई थी क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि दल बदल कानून विधानसभा अध्यक्ष को क्या अधिकार देता है। दल बदल के मामले में वो कैसे तय कर सकते हैं कि ये दल बदल है या नहीं है और जो सदस्य हैं, जो बगावत करने वाले विधायक हैं, उनकी सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी। और अगर विधानसभा अध्यक्ष किसी पार्टी या किसी गुट विशेष का होता है तो वो किस तरह से खेल खेलता रहा है पिछले 30, 32, 35 सालों में, ये एक बैकग्राउंड है, उससे भी वो वाकिफ़ रहे हैं। फिर देखिए कि राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी उनके मन में उलझने रही हैं। हालांकि राज्यपाल की भूमिका लगातार इस तरह से संदेहों से घिरी रही है, लगातार पक्षपातपूर्ण रही है कि अब उस मामले में बहुत ज़्यादा जो असमंजस है वो नहीं रह गया है। लेकिन इसके बावजूद अधिकतर जो हमारे एंकर हैं वो इस उलझन में थे कि अगर अशोक गहलोत सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं तो राज्यपाल सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं, या राज्यपाल अशोक गहलोत की मांग को क्यों माने और सचिन पायलट के दावे को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है किसी के बहुमत को साबित करने की या उसको खारिज करने की। उस प्रक्रिया से वो अवगत नहीं है, उसको जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नासमझी का एक उदाहरण था। अब कोर्ट की जहाँ तक भूमिका है, कोर्ट की भूमिका के बारे में भी ये हालांकि पहली बार ऐसा ही हुआ है कि हाई कोर्ट ने इस तरह से जाकर विधानसभा अध्यक्ष को इतने दिनों के लिए रोका, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उसने भी रोक लगा दी। अब ये जब होता है तो इसमें कुछ राजनीतिक, कुछ केंद्र सरकार का दबाव और ये तमाम चीज़ें भी साथ में जुड़ जाती हैं। लेकिन कोर्ट की भूमिका क्या होती है, ये एक एंकर को पता होना चाहिए ताकि वो उसको सही संदर्भों में उसकी व्याख्या कर सके। अब राज्यपाल की भूमिका के बारे में तो 3600 बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन हमारे एंकरों के साथ दुर्भाग्य ये है कि वो उत्साह में और अपने अज्ञान की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें बोलने लगते हैं जिस पर न हंसा जाता है न रोया जाता है। अब देखिए कि एक बड़े चैनल की एंकर फरमा रही थी कि सचिन के पास 30 विधायक हैं और इसके दम पर वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, उनके पास बहुमत हो गया है और अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है, तो उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। और सचिन पायलट का दावा बनता है, इसलिए उनको आप शपथ दिलवा देनी चाहिए। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि बम्बई केस है जो बताता है कि बहुमत का परीक्षण कैसे होगा, कहाँ होगा, और उसमें राज्यपाल की क्या भूमिका है, विधानसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका है। उसके बाद ही तय हो सकता है कि सचिन पायलट को ये मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और ऐसे समय जब खुद बीजेपी नहीं कह रही है कि सचिन पायलट के साथ है, सचिन पायलट को वो समर्थन देगी, तब उनका दावा कहाँ से कैसा बनता है। अब देखिए कि ये सब जानते हैं कि किसी राज्य का या केंद्र की कैबिनेट की जो भी रिकमेंडेशन होती है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए एक तरह से बाध्यकारी होती है कि अगर अशोक गहलोत सरकार विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है तो राज्यपाल को उसको सोचना पड़ेगा और बुलाना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो एंकर हैं वो राज्यपाल के पक्ष में खड़े होकर गहलोत पर सवार हो गए, और एक जो नंबर 1 चैनल की एक नंबर 1 एंकर है उसने तो एक सुर्खी लगाई अपने शो की, सत्याग्रही नहीं सत्ताग्रही, यानी, और उसमें उन्होंने गहलोत का फ़ोटो लगाया, इन दोनों का नहीं, न राज्यपाल का फ़ोटो लगाया और ना ही केंद्र सरकार के किसी नुमाइंदे का फ़ोटो लगाया। उन्होंने सत्याग्रही बताया गहलोत को। गहलोत सत्याग्रही कैसे हुए? जब वो उनके पास बहुमत है, वो साबित करने के लिए तैयार हैं, उन्हें मौका मांगा चाहिए, तो फिर वो सत्याग्रही क्यों हुए? सत्याग्रही सचिन पायलट क्यों नहीं हुए? बीजेपी क्यों नहीं हुई? तो ये उनकी दरअसल अज्ञानता ही नहीं है, ये उनका एक झुकाव है बीजेपी की तरफ, सरकार की तरफ, जिसकी वजह से वो एक ख़ास तरह का स्टैंड ले रही हैं और उसको आगे बढ़ा रही हैं। तो समस्या केवल अज्ञान की नहीं है। जब आपकी पत्रकारिता एक तरफ झुक जाती है तो आप नियम कानूनों को अनदेखा करने लगते हैं, उनकी मनमानी व्याख्या करने लगते हैं, ईमानदारी के साथ उन पर टिकते नहीं हैं। और राजस्थान संकट के मामले में हमने तमाम गोदी चैनलों में ये होते हुए देखा है। पायलट के पास कुल 18 विधायक थे और गहलोत के पास 102, मगर चूंकि आप चाह रहे थे कि गहलोत यानी कांग्रेस की सरकार जाए, सचिन पायलट यानी बीजेपी की सरकार आए, इसलिए आपने उन नियम कानूनों को देखना बंद कर दिया और आप केवल एक ही दृष्टि से देख रहे थे कि कांग्रेस की सरकार को कैसे गिराया जाए। तो ऐसे में ये गड़बड़ झाला होना स्वाभाविक था, क्योंकि यहाँ सच और झूठ के बीच एक द्वंद्व चल रहा था। ऐसे में जब आप जिनका पक्ष ले रहे हैं वे सब के सब कानून की उल्टी साइड में खड़े हैं, लेकिन आप उनको सही साबित करना चाहते हैं तो गड़बड़ी होना लाजमी हो जाता है। मानहानि और अदालत की अवमानना दो ऐसे कानून हैं जो पत्रकारिता के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। किसी भी पत्रकार को जब प्रशिक्षित किया जाता है या पत्रकारिता की पढ़ाई में इन दो कानूनों के बारे में ख़ास तौर पर पढ़ाया जाता है और माना जाता है कि इसके बारे में उनकी समझ अच्छी होनी चाहिए। हमने पिछली कड़ियों में ये बात की थी कि कैसे मानहानि कानूनों का पूरे देश में बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। जो सत्तारूढ़ दल हैं वो पत्रकारों को धमकाने के लिए, फंसाने के लिए
इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। न केवल सिविल डेफेमेशन बल्कि क्रिमिनल डेफेमेशन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और इसका विरोध होना चाहिए, हुआ भी है, हालांकि उस पर कुछ आगे बात नहीं बढ़ी है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे अदालत की अवमानना की, जो कि जाने माने वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है और उसको लेकर जो मीडिया कवरेज हो रहा है उसके बारे में। अब हम सब जानते हैं कि प्रशांत भूषण देश के जाने माने वकील हैं। वो गरीबों के, मजलूमों के केस लड़ते हैं, वो उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के खिलाफ केस लड़ते हैं, वे पर्यावरण और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुसीबत ज़दा लोगों की केस लड़ते हैं, उनके लिए कहना चाहिए कि कमिटेड हैं। इसलिए जाहिर है कि उनकी सरकार से ठनी भी रहती है और जब अदालतें सरकारों के दबाव में आ जाती हैं तो उनसे भी ठनना लाजमी हो जाता है। और यही इसी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके 2 ट्वीट को आधार बनाकर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला शुरू कर दिया है, उसकी सुनवाई शुरू कर दी है। ये दोनों ट्वीट जो हैं सुप्रीम कोर्ट के रवैये और जजों के भ्रष्टाचार पर अटैक करते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट पर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, लेकिन वो हकीकत बयान कर रहे हैं। एक ट्वीट में तो प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी भूमिका अच्छी नहीं रही है पिछले कुछ सालों में ख़ास तौर पर, और वो 4 पिछले मुख्य न्यायाधीशों की भूमिका पर सवाल भी खड़े करते हैं। जबकि दूसरे ट्वीट में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस बोबडे की एक तस्वीर को उन्होंने ट्वीट किया था और उसके साथ कमेंट भी था उनका। वो तस्वीर आपने देखी होगी जिसमें बोबडे साहब हार्ली डेविडसन जो कि 50 लाख के आसपास की बाइक होती है उस पर सवार हैं और उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया, जबकि उनके आसपास के लोग मास्क लगाकर खड़े हुए हैं। तो प्रशांत भूषण का ट्वीट था कि ऐसे वक्त में जब अदालतें बंद कर दी गई हैं, गरीबों के लिए रास्ते बंद हो गए हैं, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो बिना मास्क लगाए और बाइक पर सवार हैं। तो ये बिना बाइक लगाए और बिना हेलमेट लगाए, हालांकि हेलमेट लगाने की ज़रूरत वहाँ नहीं थी, तो ये गलती उनसे हुई है, लेकिन वैसे कोई अवमानना वाली बात इसमें नहीं थी। लेकिन अब ये जो 2 ट्वीट हैं वो बुरी तरह से माननीय न्यायाधीशों को चुभ गए हैं। बोबडे साहब को तो चुभा ही है, दूसरी तरफ जो मिश्रा हैं, जस्टिस मिश्रा हैं, उनको भी, अरुण मिश्रा को भी चुभ गया। अरुण मिश्रा की पुरानी खुन्नस है प्रशांत भूषण से, वो पहले भी कई बार उन पर टिप्पणी कर चुके हैं और ये पुराना चला आ रहा है। तो इस बारे में भी कहा जा रहा है कि आखिरकार अरुण मिश्रा को इस जो सुनवाई वाली बेंच है उसमें क्यों रहना चाहिए, उनको वहाँ से हट जाना चाहिए। खैर, ये दूसरा मसला है, लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो पूरा मामला प्रशांत भूषण का आया है अवमानना के, उसको मीडिया ने कैसे कवर किया या वो कैसे इसका कवरेज कर रहा है। अब चूँकि प्रशांत भूषण का मामला ऐसा है कि वो सरकार के ख़िलाफ़ रहते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट भी उनके ख़िलाफ़ है, तो जो पूरा मीडिया है उसका कुछ हिस्से को छोड़ दें तो वो सरकार के साथ खड़ा है, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा है और प्रशांत भूषण को एक तरह से दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों ट्वीट को वो ये कह रहा है कि ये ट्वीट जो हैं बहुत अतिवादी हैं और बहुत तीखी टिप्पणी करते हैं और इससे न्याय में लोगों की आस्था कम होती है। हकीकत ये है कि न्याय व्यवस्था पर लोगों की आस्था लगातार कम हो रही है और 6 साल में तो लगभग ख़त्म हो गई है, क्योंकि इन 6 सालों में सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे फैसले हुए हैं, जजों पर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं। अब रंजन गोगोई को याद कीजिए, उन पर किस तरह के आरोप लगे थे और फिर उन्होंने रिटायर होने के साथ ही किस तरह राज्यसभा की सदस्यता हासिल की बीजेपी के तरफ से। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बताती हैं कि जो न्यायपालिका है उसकी छवि बहुत ध्वस्त हो चुकी है। अगर आम आदमियों से बात करें तो वो गाली गलौज की भाषा में न्यायपालिका को और सुप्रीम कोर्ट को ख़ास तौर पर गरियाता है। तो अगर उसकी कुछ कहना चाहिए कि अभिव्यक्ति प्रशांत भूषण की ट्वीट में हो रही थी तो वो कोई ज़्यादती नहीं थी, लेकिन हमारा मीडिया बहुत सुरक्षित खेल रहा है, बल्कि ये कहें कि वो बैटिंग कर रहा है केंद्र सरकार की तरफ से और उन तमाम लोगों की तरफ से जो इस तरह की
भाषा में बात करते हैं, जो प्रश्न खड़े करते हैं, जो सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो इनको टारगेट पर रखा गया है। ऐसे तमाम लोग टारगेट पर हैं। बहुत सारे तो जेलों के अंदर ठूस दिए गए हैं। प्रशांत भूषण निश्चित रूप से चुप रहे हैं, अभी तक उन पर वो सरकार कुछ कर नहीं पाई है, तो ये मामला उठाया गया है। अब आप देखिएगा क्या होता है। अरुण मिश्रा की जो बेंच है वो क्या करती है, ये अलग मसला है। लेकिन क्या अवमानना, माफ़ कीजिएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना का मुद्दा, जो कि मीडिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता था, बल्कि वो तो लगातार ये मांग करता रहा है कि ये जो दो कानून हैं, ये काले कानून हैं, अंग्रेज़ों के बनाए कानून हैं, इनको हटा देना चाहिए, इनकी ज़रूरत नहीं है, और अगर है भी तो इनको डाइल्यूट करना चाहिए, इनका बहुत ही रेयर इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक बड़े वकील को, एक नामी वकील को, जो कि एक ख़ास तरह के मुकदमे लेता है और उनकी लड़ाई लड़ता है, मानवाधिकारों की बात करता है, जो मौलिक अधिकार हैं लोगों के उनकी बात करता है, उसको टारगेट करके ये किया जा रहा है। तो ऐसे में मीडिया को प्रशांत भूषण के साथ खड़ा होना चाहिए। वो अकेले खड़े हैं, उनकी मदद करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना चाहिए कि वो इस तरह से टारगेट करके अपना काम न करे। लेकिन मीडिया भी वही दिखा रहा है और दिखा रहा है जो उसके राजनीतिक आका और मालिक दिखाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि प्रशांत को सबक सिखाया जाए, ताकि वे न केवल न्याय व्यवस्था के खिलाफ टिप्पणी करना छोड़ दें, बल्कि सरकार विरोधी जो तेवर हैं उनके, वो भी छोड़ दें। लिहाजा मीडिया ने भी सुपारी ले ली है और पीछे पड़ गया है प्रशांत भूषण का। अब ये तो सब जानते हैं कि प्रशांत भूषण नामी वकील हैं, वो अपनी रक्षा कर सकते हैं कोर्ट में भी, मीडिया में भी, लेकिन मीडिया उन पर बुरी तरह से हमलावर है। वो डिफेमेशन के इस, माफ़ कीजिएगा, कंटेम्प्ट के इस मनगढ़ंत केस के मामले में या तो उदासीन हो जाता है, आंखें बंद कर लेता है, या फिर उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर देता है। सोचिए, अगर इस तरह का कोई मामला किसी मीडिया घराने पर हुआ होता तो क्या होता। उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम लेते हुए बगावत का झंडा लहरा दिया होता, आसमान सिर पे उठा लिया था, वो अंग्रेज़ों के ज़माने के इस कानून को तुरंत समाप्त करने की मांग करने लगता। लेकिन एक ऐसे शख्स को के ख़िलाफ़ जो उसके अच्छे केस लड़ता है, जो आम आदमियों के लिए लड़ाई लड़ता है, उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि वो जो भी है वो खुद भुगते। ये ज़रूरी नहीं है कि मीडिया खबरों में सीधे सीधे ही पक्षपात करे, यानी किसी खबर में एक साइड ले ले, दूसरा साइड ले ले। पक्षपात करने के और भी तरीके, औजार मीडिया के पास हैं, और उनमें से एक औजार ये भी है कि किसी घटना का कम कवरेज करे या उसको पूरी तरह से ब्लैक आउट कर दे। अब देखिए कि बिना किसी आधार के पिछले 2 साल से जेल में रखे जा रहे वरवर राव को कोरोना हो गया है, कोरोना पॉजिटिव हो गया है, लेकिन सरकार ने उन्हें पहले तो छोड़ा नहीं, फिर छोड़ा तो एक घटिया से हॉस्पिटल में ले गए जहां पर उनकी हालत और ख़राब हो गई, और फिर उसके बाद उनको एक दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। लेकिन मीडिया ने इस पूरे प्रकरण पर आंखें बंद कर रखी हैं कि 81 साल के वरवर राव के साथ ये व्यवहार क्यों हो रहा है, ये दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। अधिकांश न्यूज़ चैनलों पर तो ये खबर थी ही नहीं, थी भी तो चलते चलते वो जो होती है ना 10 मिनट में 1000 खबरें टाइप की, उस तरह के पैकेज में उनका जिक्र था। तो हमारे, जबकि ये जो वरवर राव हैं, इनकी रिहाई की मांग को लेकर दुनिया भर के 146 जाने माने लोगों ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वरवर राव को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, ये उन पर जुल्म हो रहा है, और उनको ही नहीं, उनके साथ जो 10 अन्य लोगों को 2 साल से कैद करके रखा गया है, उनको भी छोड़ा जाना चाहिए। इन 146 विद्वानों ने, जिनमें बुद्धिजीवी हैं, कलाकार हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, इन सब ने, और इसमें नोम चॉम्स्की जैसे विश्व प्रसिद्ध कहना चाहिए कि चिंतक भी हैं, वो भी शामिल हैं। उन्होंने मांग की कि इनको तुरंत छोड़ा जाए, क्योंकि इन पर फर्जी मुकदमे डाले गए हैं, इन झूठे आरोप लगाए गए हैं, इनका कोई दोष नहीं है। आपको पता ही है कि भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी,
और उस हिंसा के लिए एल्गार परिषद को दोषी ठहराया गया था। एल्गार परिषद के से जुड़े ये लोग हैं। एल्गार परिषद की इस हिंसा में कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन संघ परिवार के अपने लोगों को बचाना था, इसलिए इनको फंसा दिया गया। और इनको तो सरकार पहले से ही टारगेट कर रही थी, क्योंकि ये लोग आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं, सामाजिक अधिकारों की बात करते हैं। तो ये सरकार के पहले से ही टारगेट में थे। और वैसे भी मोदी और शाह के निशाने पर भी इसलिए थे क्योंकि गुजरात में जब नरसंहार करवाया गया था पूरी राज्य मशीनरी ने मिलकर, तब इन्होंने खासा विरोध किया था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात उठाई थी। इससे ये लोग प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे और उन्होंने इनको टारगेट करके जेल में बंद किया। और जब महाराष्ट्र में उद्धव सरकार बन रही थी और उसने इनको छोड़ने की कोशिश की, तो झपट कर इन्होंने, केंद्र ने NIA को ये मामला दे दिया ताकि राज्य सरकार का हस्तक्षेप खत्म हो जाए। और फिर उसके बाद बिना अभी तक चार्जशीट, 2 साल में चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है कि इन पर आरोप क्या हैं। तो बिना आरोप लगाए इस तरह से 2-2 साल से जेल में रखा जा रहा है। और ऐसे समय जब कोरोना फैल रहा है और जेलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बड़े पैमाने पर वहाँ भी ये इन्फेक्शन फैल रहा है, तब भी इनको बंद करके रखा गया है और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। तो ये बताता है कि केंद्र सरकार की मशीनरी क्या कर रही है, लेकिन इसमें मीडिया की भूमिका क्या है। हमारा सवाल ये है, क्या मीडिया को इन लोगों की रिहाई के लिए, इन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? क्या आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? लेकिन आप पाएंगे कि पूरे मीडिया में इनसे संबंधित खबरें आपको ना के बराबर मिलेगी या जस्टिफाई करते हुए मिलेंगी कि ठीक कर रहे हैं, ये लोग ऐसे ही हैं, इन पर माओवाद से जुड़े होने के जो आरोप लगे वो ठीक हैं, और भीमा कोरेगांव की हिंसा में भी ये शामिल थे। तो एक जो पूरा मीडिया का बहुसंख्यकीकरण हुआ है, हिंदुत्वीकरण हुआ है, मोदीकरण हुआ है, उसका नतीजा ये निकला है कि जो बहुत ही जेन्युइन मसले हैं, कहना चाहिए कि जो सही लोग हैं, उनको फंसाने की जो कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है। आप देखिए अखिल गोगोई, जो कि असम में बड़े क्रांतिकारी संघर्षवादी नेता हैं, जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया है, उनको भी जेल में बंद कर रखा था दिसंबर से, और उनको भी कोरोना हो गया तो फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। लेकिन मामले अभी बंद नहीं किए हैं, जैसे ही वो ठीक होंगे उनको फिर अंदर किया जाएगा। उन पर 3-4 मामलों में उनको ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन फिर से उनके ऊपर और मामले लाद दिए गए हैं और उनको जेल में बंद रखा जा रहा है। तो तमाम ऐसे नेताओं को जो सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार की आलोचना करते हैं और जो दबे कुचले तबके हैं उनकी लड़ाई लड़ते हैं, उनको रास्ते से हटाने का ये तरीका केंद्र सरकार ने अपनाया है और मीडिया इसमें उसका साथ दे रहा है। इन खबरों को दबाकर, इन खबरों को ना उठाकर, लोगों की चेतना में न लाकर, लोगों को ना बताकर, उनको अंधेरे में रखकर वो सरकार की मदद कर रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का मीडिया वॉच। उम्मीद है कि आपको ये अंक अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और DB लाइव को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले हफ्ते अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।